समझते हैं हम कि हमने क्या कोड लिखा था और ये चल कैसे रहा है। पहले ये भी समझते हैं, इसी में हमारी ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि ये बेसिकली बनता कैसे है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ना थोड़ा सा लेआउट समझते हैं कि इंटीग्रेशन का लेआउट क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? आप जब भी किसी दो चीजों को आपस में मिलाते हो या जोड़ते हो तो आपको कोई कनेक्शन स्ट्रिंग की नीड होती है। ऐसे ही वो कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, एक यूआरएल हो सकता है, कोई डिफरेंट जो है वो केबल्स हो सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो हमारे पास जब हम रिएक्ट को अपने बैकएंड से इंटीग्रेट करते हैं तो आपका जो बैकएंड का कोड है, जैसे सपोज ये वाला डब्बा मेरा बैकएंड का कोड है, सही है, और ये कोड किसी न किसी सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है। सर्वर कौन है? जो एक पीसी है बेसिकली, जो बेसिकली इसको जो है ना हर वक्त स्टार्ट रखता है। और बड़े बड़े बटन बना रहा हूं, अच्छा और भी ये समझ लीजिए। ये एक पीसी है जो कि इसको एनी टाइम कोड को हमारे स्टार्ट रखता है, ये सर्वर है। बस अभी के लिए इतना समझ लो। सर्वर सम टाइम पीसी होता है, सम टाइम कोड होता है, सही है। जैसे हमने इसको जो सर्वर स्टार्ट किया तो हमने समझा कि व्हाट इज अ सर्वर। तो बहुत सारे कहते हैं सर्वर एक जो बड़े पीसी का नाम होता है, जो कंप्यूटर बेसिकली रूम के साइज का होता है, तो ऐसा नहीं है, सही है। सर्वर आपका कोड भी होता है, ओनली आपका वो पीसी या वर्क स्टेशन सिर्फ सर्वर नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक सर्वर बनाया हुआ है, बेसिकली वो हमने क्लाउड में कहीं पे रखा हुआ है। और क्लाउड से भी क्या मुराद होता है? क्लाउड से मुराद क्या बादल होते हैं? नहीं, क्लाउड से मुराद जैसे बहुत सारे बच्चों ने जो ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था बादल, बादल में जो है वो डाटा जाता है। नहीं, क्लाउड इतने बड़े पीसी को कहते हैं कि जिसका साइज ह्यूज, बेसिकली बिग कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट था आज से पहले, मतलब जब आप लोग तो बहुत एआई के मॉडल एरा में हो ना, 2015-14 से पहले ना बिग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, समझ आ रही बात? तो उसके बारे में है क्लाउड कंप्यूटर, जो कि कहा गया ये कि वो इतना साइज में तो बड़ा नहीं होगा लेकिन सर्विंग पावर उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, सही है। तभी उसको बिग कंप्यूटर नहीं कहा गया, उसको क्लाउड कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, जैसे क्लाउड का एक नेचर होता है कि छोटे से हिस्से में भी है तो बड़ा एरिया कवर कर लेता है, ऐसे ही क्योंकि वो हाइट पे इतना होता है, ऐसे ही ना। और जब वो सूरज के गिरदोनवा में आ जाए तो पूरे शहर में ये रोशनी नहीं फैलने देता, और इसका साइज सूरज इतना बड़ा नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लाउड में डाटा होता है। तो ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने क्या किया, सर्वर को स्टार्ट कर दिया, अपनी अपने बैकएंड के कोड को होस्ट करके सर्वर को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब जब मेरा सर्वर जो चल रहा है ना, वहां पे मुझे कुछ एड्रेसेस मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक एड्रेस होता है जो कंप्यूटर एड्रेस होता है, जिसमें मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, इंटरप्रेटर, मतलब इस तरीके के कुछ एड्रेसेस शामिल होते हैं। और एक एड्रेस होता है कि ये सर्वर जो हमारा चल रहा है ये किस जगह पे चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है यूआरएल। क्या होता है? तो इस यूआरएल के थ्रू मैं अपने फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करता हूँ, इस यूआरएल के थ्रू अपने फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात कि रिएक्ट के अंदर हम इस यूआरएल को रखें किधर। तो रिएक्ट कहता है कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, किसी भी यूज इफेक्ट के अंदर अपने यूआरएल को कॉल कर दो, और वो क्या होगा, जैसे कि ये कोड भी मैंने आई थिंक रखा हुआ था यहाँ पे, हटा दिया जगह। अच्छा, शायद मे भी मैंने रिमूव कर दिया था बेसिकली कंफ्यूजन की वजह से, बहुत सारा कोड हो गया था ना क्लास में। हाँ, मैंने हटा ही दिया था। खैर, अभी के लिए इतना समझ लो, बल्कि मुझे याद आ गया इस जगह पे तो मौजूद है। डेफ सीडिया को हम फॉलो कर रहे थे, इसने ये कोड रिएक्ट का लिखा हुआ होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, बस
ठीक है, यूज इफेक्ट। अच्छा, अब ये आ गया हमारा यूज इफेक्ट टॉपिक। तो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हुक यूज करते हैं जिसका काम समझो हंटिंग का है। किस चीज का काम है? हंट करने का काम है। अब जब आप जैसे कि क्या कहते हो, फिशरमैन कहते हैं ना, जो पानी में क्या फेंकता है, वो क्या कहते हैं, मछुआरा, बड़ा अच्छा सही है। तो वो क्या कहते हैं, हुक फेंकता है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट भी यही करता है कि डाटा के लिए हाँ हुक फेंकता है और चेक करता है डाटा रिसीव हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है या सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो बस ये यूज इफेक्ट हमारे हुक का काम करता है। या फिर उन्हें लिखा हुआ भी है कि यूज इफेक्ट जो एक हुक है। ये हमने बहुत डीपली पढ़ा था जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी यूज इफेक्ट की। तो खैर यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा कि यूज इफेक्ट जो क्या है, हुक है। सही है। अच्छा, अब जस्ट सपोज दैट कि मैं इस हुक को देता हूँ तो मुझे उसके साथ देना पड़ता है फैच के साथ यूआरएल। अच्छा चलो, इन्होंने गेट यूज किया हुआ है। एक्सियोस एक मेथड है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर 4 मेथड्स हमें मिलते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। अच्छा, एक्सियोस आपका सारा वो काम करता है जो फैच करता है। सही है। बट हम एक्सियोस क्यों नहीं यूज कर रहे, हमने पिछले क्लास में यूज किया है। रिएक्ट के साथ क्यों नहीं यूज कर रहे, वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। सही है। जस्ट सपोज दैट ये आप किसी मिठाई की दुकान में हो तो मिठाई वाले की आदत होती है कि भाई वो अपने चीनी और जितने भी मटेरियल्स है ना वो भी ऑर्डर पे बनवाता है। सही, किसी भी दुकान से नहीं खरीदता। ऐसे ही है। तो भाई जावास्क्रिप्ट भी ये कहता है यार हमने जो बना के दिया वो यूज करो, थर्ड पार्टी यूज करोगे। ठीक है। तो हमने एक्सियोस को इस वजह से यूज किया वरना अदरवाइज ये काम एक्सियोस के थ्रू भी हो जाएगा। अच्छा, अभी आप एग्जांपल एक्सियोस के लिख लीजिए तो मैं एक्सियोस समझा देता हूं। एक्सियोस डॉट गेट, उसके बाद यूआरएल, देन उसके बाद डॉट गेट के अंदर रिस्पांस और अगर कैच लगाना चाहे तो उसके साथ एरर। इज दिस क्लियर? तो आपका अगर मैं अभी के लिए कहूं तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूज वेब के साथ फैच को कॉल करना है, डॉट गेट कॉल करना है और उसके अंदर रिस्पांसेस को गेट करना है। ऐसे ही होगा? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ये काम करता हूं अपनी रिएक्ट के अंदर तो ये बेस्ट वे नहीं है। ये क्या नहीं है? बेस्ट वे नहीं है। हमें चाहिए बेहतरीन तरीका। क्या चाहिए? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी थोड़े दिनों में हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या हमें पूरा रिटर्न के अंदर जो जेएसएक्स हम लिख रहे हैं इधर ही लिखना जरूरी है, यहाँ पर मैं कोई फंक्शन इसका अलग अलग बना सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ इनपुट फील्ड रेंडर, सही है, या रेंडर इनपुट फील्ड, या मैं कहूँ रेंडर फॉर्म, तो क्या मैं अलग से यहाँ पे फंक्शन बना करके यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ? तो उसका जवाब है यस। जितने आप कोड को अपने पास पार्शियली मतलब तोड़ दोगे ना, ब्रेक कर लोगे, उतना कोड आपका अच्छा, साफ और क्लीन कंसीडर किया जाएगा। सही है। और आपने एक ही जगह पे 2000 लाइनें लिख दी तो इट इज नॉट सपोज दैट कि आप जो है वो बहुत अच्छा कोड लिख रहे हो। इज दिस क्लियर? छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ देते हैं अपने कोड को। तो इसी वजह से जो यूज इफेक्ट वाला वर्क था उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्विस का फोल्डर बनाया। उस सर्विस के फोल्डर के अंदर मैंने एपीआई सर्विसेज और कॉन्फ़िगर ये दोनों मैंने रूट पे रख दिया। कहां पे रख दिया? रूट पर रख दिया। अच्छा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या किया, .env वाला मेथड इंप्लीमेंट किया और अपने यूआरएल को कॉल कर दिया। उसके साथ जो है हम और क्या कर रहे हैं, बस हम और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे और भी चीजें हम बना सकते हैं। जस्ट सपोज दैट आपका एक डैशबोर्ड है। क्या है? एक डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड के अंदर आप चाहते हो कि डिफरेंट कंपनीज के लोगोस रेंडर हो। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के लोगोस रेंडर हो। अब क्या करें हम? क्या 2-4 रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाए? नहीं, रिएक्ट की एप्लीकेशन तो एक ही है। बैकएंड से डाटा जो लॉगिन करेगा उसका सेंड करूंगा। सिर्फ मुझे विजुअलाइजेशन ही चेंज करनी है ना, सिर्फ लोगोस ही चेंज करने हैं ना। ऐसा ही है। तो why do I need to create multiple React applications? तो React इसका सॉल्यूशन बताता है। React कहता है कि आप अपना URL बेस URL सेटअप कर लो। क्या कर लो? ठीक है, जैसे यहाँ पर तो अभी एक ही URL है मेरे लिए, लेकिन ये बेस URL डिफरेंट भी हो सकता है।
सही है, ये पूरा एक एरे हो सकता है, उस एरे के अंदर डिफरेंट कंपनीज के यूआरएल हो सकते हैं और उस कंपनीज के यूआरएल के बिहाफ पे मैं जो है ना लोगोस वगैरह रेंडर करवा सकता हूँ। समझ आ रही बात नहीं? तो खैर इस बेस यूआरएल के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल वगैरह जो है वो अपने पास यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। ये मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इतना मीनिंगफुल नहीं है। बेस यूआरएल का जो सेटअप होता है वो होता ही इसलिए है कि आप क्या करो, मल्टीपल लोगोस रेंडर करा लो अकॉर्डिंग टू द लिंक। सही है? जब आप शायद ये बात नहीं समझ पा रहे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। Manage MANA हो सकता है लगवाना भी भूल गया। अच्छा, मैनेजर मैनेजमेंट की होगा, ठीक है, जो भी याद रखना। अब जस्ट सपोज दैट ये लोगो आ रहा है, अब ये लोगो जब आ रहा है ना तो ये डाटा कहीं ना कहीं से बस रेंडर हो रहा है। मैं ये भी कर सकता था, मैं ये करता स्लैश तो अब जब यहाँ पे अभी तो खैर ये राउट कर रहा है, हमने राउट परफॉर्म कराया है कि आपके पास कोई भी यूआरएल हिट नहीं होगा जब तक आप लॉगिन नहीं करते, ठीक है, सेटअप करने के लिए, सिक्योर सेटअप करने के लिए, ठीक है। बट मैं ये भी क्या करता था, यहाँ पे डॉट के साथ कोई और डॉट लगा देता, तो जिस भी कंपनी का यूआरएल आता ना उसका लोगो यहाँ पे रेंडर हो जाता अकॉर्डिंग टू दी बेस यूआरएल। इज दिस क्लियर? तो ये चीज होती है, आप एक ही बनाते हो और डिफरेंट कंपनीज को उसका एक्सेस देते हो, ठीक है। तो अभी के लिए खैर हमारे लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट मैंने इसके थ्रू इसलिए किया है कि कल को तुम लोग अगर कहीं पे देखते हो कि भाई डिफरेंट यूआरएल सेटअप हुआ है तो इस कोड को देख करके डरो नहीं, घबराओ नहीं। सही है? तो खैर हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट process.env.url को यूज कर लेते हैं अपने एपीआई सर्विसेज के अंदर और इसको यूआरएल में कहीं पे सेव करके हम कॉल करा लेते हैं या हिट करा लेते हैं। ऐसे ही है? अच्छा, अब आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हो गया। अब हमने बेसिकली अब तक हमने जो है ना वो फिशरमैन की तरह जाल फेंका नहीं, अब तक सिर्फ हमने अपने जाल को बढ़ाया है कि भाई वो जो है इसके ऊपर क्या लटकाना है, क्या हैंग करना है, ठीक है, कैसी रस्सी होनी चाहिए, बस यहाँ तक का काम किया है। अब हम क्या चाह रहे हैं एपीआई सर्विसेज के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक हम फंक्शन बना रहे हैं फैच डाटा। ये इस बात का रिस्पांसिबल है कि आपके पास किसी भी किस्म का यूआरएल आएगा, किसी भी किस्म का, ठीक है, जो बैकएंड पे इंटीग्रेट हो या बैकएंड पे जो है ना वो चेक करे कि ये डाटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है या फिर सेंड हो रहा है। इस बात का रिस्पांसिबल है कि इस चीज को हिट करने की पावर या अथॉरिटी इस फैच डाटा के पास है। इज दिस क्लियर? यस। अब इस डब्बे के अंदर या इस पीस ऑफ ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा, हमने यूआरएल पास कर दिया और दूसरा पैरेंट्स पास कर दिया। सो राइट नाउ दिस इज ऑप्शनल, अभी के लिए पैरेंट्स क्या है, ऑप्शनल है। अच्छा, हमने ये काम किया है विद न्यू प्रोमिसेस, जावास्क्रिप्ट एक कोड फंक्शन है कि प्रोमिसेस क्या करते हैं, या तो करेक्ट करेगा या तो एक कोई कोड को या तो फिर सही बताएगा या गलत बताएगा। अगर सही होगा तो फिर वो रिजॉल्व में आएगा और रिजेक्ट कर सकते हैं।
जैसे हम कहते हैं यार तुम मुझसे ना प्रॉमिस वादा ले लो या कसम ले लो, मैं ऐसा करूंगा वरना ये कर दूंगा, कहते हैं। वही वाली चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कि अगर ये नहीं हो रहा तो फिर तो ये तो होगा ही होगा। तो है वजह हम नहीं कहते कि यार क्या कहते हैं हम नॉर्मली 5,000 की शर्त लगा लो, ये तो 5,000 दोगे या तो 5,000 मुझसे लोगे, ऐसे ही होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे भी प्रॉमिस है, प्रॉमिस का कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, सही है। तो हमें दो चीजें मिलती है, एक रिजॉल्व मिलता है, दूसरा रिजेक्ट मिलता है। अच्छा, अब मैंने जावास्क्रिप्ट प्योर या फिर कह लो कोर मेथड यूज किया विच इज फेच। जो काम मैं यूज इफेक्ट के साथ कर रहा था वो काम मैं कहां पे कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर, फेच डाटा के अंदर, अपने हैंडलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी तक मैं जो है ना वो जो रस्सी है ना वो बना रहा हूं खाली, ये अभी तक फेंका नहीं है मैंने। ठीक है, तो फेच डाटा हो गया, सॉरी फेच हो गया, उसके अंदर हमने यूआरएल डाल दिया। अच्छा, ये यूआरएल आएगा कहां से, ये एक पैरामीटर है, तो पैरामीटर के अंदर हम पास करते हैं इसके आर्गुमेंट्स, ऐसे ही है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज नथिंग विदाउट इट्स पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, ये बात पता है ना। जावास्क्रिप्ट बनी ही इस वजह से कि इसके अंदर पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिफरेंट आपको रिसर्च के अंदर या फिर आप गूगल पे लिखे, आप ये लिखे व्हाट फॉर जावास्क्रिप्ट इज नेसेसरी या व्हाट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, सही है। तो उसके अंदर आपको जो है ना वो पैरामीटर एंड आर्गुमेंट भी मिलेगा, सही है, डिफरेंट भी मिलेंगे, उसके साथ साथ पैरामीटर आर्गुमेंट भी मिलेगा। उसका रीजन ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में एरे था, लूप था, ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन पैरामीटर आर्गुमेंट हर में मौजूद नहीं है। इज दिस क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं हम। तो हमने फेच किया, फेच के अंदर हमें पता है कि भाई रिस्पांस या तो आपका .10 के अंदर लॉग होगा या तो .catch के अंदर एरर जाएगा। हमने .10 हिट किया, .10 के हमने रिस्पांस को चेक किया कि रिस्पांस क्या ओके है, अगर नहीं है तो यहीं से एरर थ्रो, अगर है तो रिस्पांस.json को रिटर्न कर दो। अब इस पूरे पार्ट का जो रिटर्न होगा वो चाहो तो तुम एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, चाहो तो ना करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट इसका पूरे पार्ट का जो रिटर्न है वो इस डाटा के अंदर अभी स्टोर है, क्योंकि इस .10 का ये .10 क्या है, प्रॉमिस है। इस .10 का ये .10 प्रॉमिस है, जो भी इसमें आएगा वो ला करके इसमें दे देगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, तो .10 चला, उसके बाद एक और .10 चला जिसके अंदर डाटा के अंदर क्या मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा। चाहो तो इस जगह पे तुम लोग कंसोल करा के भी देख लेना, यही मिल रहा होगा, एक कंसोल यहाँ करा लो, एक कंसोल यहाँ करा लो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ डाटा। इज दिस क्लियर? सही है भाई, ठीक है। अब .10 के हमने डाटा रखा, डाटा के हमने कहा रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है कि ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन ये डाटा अच्छे फॉर्म में होगा। अगर ये रिस्पांस और JSON को तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार पीस ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ये कहां से मैं डाटा निकालूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस डाटा को देखोगे ना जब .10 के रिटर्न के साथ, तो इसके अंदर प्योरली आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपका डाटा, स्टेटस, मैसेज, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। इज दिस ओके? यहां तक कोई मसला किसी को भी? हाँ भाई, ब्लू शर्ट, सेकंड रो, फर्स्ट पर्सन, क्लियर है? आप फर्स्ट पर्सन जी नहीं, इसके बराबर होता है, अभी देख रहे हो, आर्गुमेंट आएगा, हाँ वो तो आएगा, उसके बगैर तो हिट नहीं हो सकता ना भाई, उसके बगैर ये यूआरएल एम्प्टी है यार। जब तक बॉल दीवार पे मारोगे नहीं, रिटर्न कैसे आएगा, समझ लो मेरी बात को। ये फ्रेश डाटा जब तक कॉल नहीं करेंगे, आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, खाली ऐसे ही है। तो ये कॉल होगा, और ये पैरामीटर है, एवन लिख दो, ये लो, ये वेरिएबल मेरी मर्जी का, ये एक डब्बा बनाते हैं हम। अच्छा, थोड़ा कोड का सिंटैक्स हो सकता है तो मैं यहाँ घेरो, अब सही है, वो बेसिकली शॉर्ट हैंड तरीका है। अगर आपके एक ही पैरामीटर है तो आपको डब्बे में रखने की जरूरत, मतलब उसको ब्रैकेट्स में रखने की नीड नहीं है, सिंटैक्स है वो, ठीक है। बल्कि एक लाइन होता है तो हम पैरेंथेसिस भी हटा देते हैं,
पता है ना? यस सर। जब मैं फेडरल से पढ़ा तो मैंने ये चीजें बताई थी। सही है, तो वो शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, तो बस ये था। हाँ भाई मिस्टर ब्लूशर क्या देख समझ से बाहर। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने इसको क्यों नॉक किया है, बहुत देर से इसको वॉच कर रहा हूँ कि ये देख तो रहे, लेकिन ना तो जी सर बोलता है ना ही ना सर बोलता है, तो मैं इस वजह से इसको नॉक किया है कि क्या देख रहा है। अच्छा एक चीज और भी होती है, जब तक इंसान खुद से कोड नहीं लिखता ना तो कुछ नहीं समझ में आता, वो प्रॉब्लम में फंसा रहता है। हम एक काम करते हैं, मेरा कोड आप लोग के सबके सामने है, इसको देखो और देख करके लिखो सारे अपने पास। एक बैकएंड का छोटा सा बॉयलर प्लेट बना लो, उसके अंदर आप साइन अप बना लो, ठीक है, और यहाँ पे साइन अप के लिए जो है ना फॉर्म बना लो। कोई सीएसएस की नीड नहीं है, कोई अभी मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड बना लो बैकएंड का, जिसको एनपीएम स्टार्ट करें तो वो डाटा ले करके डेटाबेस में सेव कराता हूँ, और उसका जो यूआरएल होगा ना, अगर वो 3000 पे चल रहा है /API/signup, वो हम कॉल कर लेंगे अपने EMD के अंदर, बस इतना करेंगे। ठीक हो गया, जल्दी से स्टार्ट करो। हाँ डेटाबेस में जाएगा, लेकिन फॉर्म फिल होगा रिएक्ट से, ठीक है। करना तो शुरू करो, मैं हेल्प करूंगा, टेंशन नहीं लो। तो तुम दूसरों की हेल्प करोगे। सबसे पहले रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, और उसके बाद आप ये करें कि अपने पास एक बैकएंड का भी जो है ना वो सर्वर क्रिएट कर लें, npm i npm क्या करते हैं, हाँ npm डिलीट करो, उसके बाद जो है वो सारे चीजें को सेलेक्ट करो, देन उसके बाद पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करो। अच्छा अभी कोई भी कहीं पे भी फंसता है ना, वो उससे डायरेक्ट कोई इशू नहीं है, थोड़ा हम क्लास जो आज की क्लास के अंदर जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अबाउट होम ये सब राउटिंग याद है, सही है, साइन अप। तो मैंने इस टाइप का एक फॉर्म बनाया है, मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज को बता देता हूँ कि ये क्या होगा। अब आ गई चीज, सही है। अच्छा अब आते हैं वापस, थोड़ा मैं आपको अपना कोड भी बता देता हूँ ताकि मैंने जो चेंजेस किए वो आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। मैंने यहाँ पे यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये 4 वेरिएबल तक किए। इन चारों के लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ अलग अलग हैंडलर, मैंने उसके लिए वही डायरेक्ट वाला जो मैंने बताया था, ऑन चेंज में सेट यूजर ईमेल, सेट यूजर फर्स्ट नेम, सेट यूजर लास्ट नेम, सेट यूजर पासवर्ड, ये सारी चीजें पास कर दी है इस चीज के लिए। और एक बटन बना लिया है, इस बटन के अंदर मैंने एक डिसेबल का मेथड भी रखा है कि बटन हमेशा डिसेबल है जब तक ये इनपुट फील्ड फिल ना हो जाए, सही है। जस्ट सपोज दैट मैं हटा देता हूं तो ये हमेशा इनेबल रहेगा, देख रहे हो, ठीक है। मैंने इसको अभी डिसेबल कर दिया, अभी मैंने यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड रखा हुआ है, ऑन अदर एंड मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट नेम, यूजर फर्स्ट नेम और यूजर लास्ट नेम भी रख सकता हूँ, यहाँ तक कोई मसला, सब कुछ ओके, ठीक है। अब ये बटन जब तक ये चारों फील्ड फिल नहीं हो जाती तब तक ये डिसेबल नहीं होगा, सॉरी इनेबल नहीं होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या क्या रखा हुआ है, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर लास्ट नेम, ओके। मैंने लॉजिक के अंदर नॉट को लगाया नहीं ना कि ना हो तो डिसेबल हो, अब ये है तब भी डिसेबल है, सही है। तो खैर इन चारों में से कोई एक भी नहीं होगा तो क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। ये चारों में से जैसे मैं क्या हटा रहा हूं, हो गया डिसेबल। अच्छा उसके बाद मैंने क्या, नो सर नहीं ना, ये तो चल रहा है, हुआ है ना, अच्छा हो गया, सही है, वो वाला है। अच्छा थोड़ा सा इंटरप्ट नहीं करना यार, थोड़ा टाइम कम है, आज जुम्मे लग रही इसी वजह से मैंने बोला यार मैं अभी इसको और तुझे पुश कर दूंगा, फिर सब जाना पड़ेगा, तो रन टाइम से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बटन रख दिया और इसके वेरिएबल पास कर दिए साइन अप और साइन इन। ये मैंने बेसिकली क्या रखा हुआ है, मैंने लोडिंग का एक फंक्शन बनाया हुआ है
जब तक ये पे क्लिक होगा ना, अच्छा ये अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस किए तो उसकी वजह से वो आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, इसका मतलब नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, साइन अप मैंने जैसे ही इस पे क्लिक होगा ना, अगर इस लोडिंग नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अप कॉल हो जाएगा, वरना लोडिंग के ऊपर साइन इन लिखा हुआ होगा। सही है। अच्छा, उसके साथ मैंने और क्या किया है, मैंने यूज इफेक्ट बनाया। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने एक लॉजिक रख दी कि अगर साइन अप नहीं है, सही है, साइन अप शुड साइन अप का फंक्शन कॉल नहीं हुआ तो यहीं से रिटर्न, यहीं से रिटर्न एम्प्टी रिटर्न कर लो। सही है, आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लो अप टू यू। उसके बाद मैंने हैंडल साइन अप का एक फंक्शन बनाया जो कि मेरा बटन है। सही है, यही बटन है ना, बटन की लॉजिक मैंने छोड़ दी थी। सही है, तो मैंने हैंडल साइन अप का एक बटन बनाया, इसके अंदर ट्राई का ब्लॉक रख दिया कि सेट इज लोडिंग ट्रू, सेट इज एरर, नल, कॉन्स, यूजर डाटा, अवेट साइन अप। ये साइन अप कहां से आ रहा होगा, जो मेरे ऑफ के अंदर फंक्शन बना हुआ है, याद है, ये वाला होगा। इज दिस क्लियर? सही है। इसके अंदर मैंने क्या बात करी, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बात नहीं करना है, मुझे यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड और क्या बस करना है, लास्ट नेम, यूजर लास्ट नेम है नहीं, क्योंकि ये मैंने चेंज नहीं किया, शायद यही आ रहा था, यूजर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर ये चार डाटा पास कर दिया, जिसमें यूजर ईमेल भी है, यूजर पासवर्ड भी है, यूजर लास्ट नेम भी है, यूजर फर्स्ट नेम भी है। सेट यूजर के अंदर मैंने यूजर डाटा पास कर दिया। कैश के अंदर मैंने एरर रख दिया, कोई भी एरर आएगा वो लॉक हो जाएगा। फाइनल के अंदर कुछ भी चलेगा तो वो जो आपका लोडर है ना वो रुक जाएगा एंड नथिंग रहेगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं जरा नीचे। अच्छा, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया आपके यूज इफेक्ट के अंदर, हैंडल साइन अप के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड रखा हुआ है, मैं क्योंकि ये नेसेसरी चीज है, आप जब भी साइन अप कर रहे होते हो तो ये दो फील्ड्स आपको रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे यूजर फर्स्ट नेम और यूजर लास्ट नेम भी पास कर सकते हो, इसके चेंज होने पे भी ये कॉल हो। इज दिस क्लियर? और उसके अलावा इनको फील्ड्स बनाएंगे है ऑन चेंज के ना सेट यूजर ईमेल डॉट आई डॉट वैल्यू और ई डॉट आई डॉट वैल्यू, वैल्यू के अंदर का जो भी वैल्यू पास कर रहा हूं वो है। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को शायद ना पता हो। एरर के लिए मैंने एरर हैंडलिंग के लिए या तो मैं अलर्ट लगा देता हूं या तो मैं इसी के नीचे फॉर्म के नीचे रेंडर कराया था, थोड़ा और साफ सुथरा कोड करने के लिए सब मैं काम और करता हूं। ठीक हो गया? ठीक है, तो अब इसके नीचे बटन के नीचे क्या होगा, एरर आ जाएगा। अच्छा, अब ये यहां से क्या करेगा, अब आते हैं जरा इसके बटन के ऊपर। अब इस बटन के ऊपर कॉल होगा ये सेट शुड साइन अप की का फंक्शन। ठीक है, अब इस लॉजिक को जरा आपने गौर से समझना है। ये है शुड साइन अप और सेट शुड साइन अप। अब मैंने यहाँ पे जो बनाया था ना कि अगर आपका साइन अप का बटन क्लिक नहीं हुआ तो यहीं से रिटर्न, अगर हुआ है तो फिर क्या होगा, ये वाली सारी चीजें कॉल हो जाएंगी सेल्फ, क्या हो जाएगी, खुद से कॉल हो जाएंगी, वरना यहीं से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, मैं ये काम ऐसे भी कर सकता था कि मैं हैंडल साइन अप को ही डायरेक्ट कॉल कर लेता, बट रिएक्ट की कुछ अप्रोच है। अगर रिएक्ट हमें यूज इफेक्ट दे रहा है तो यूज इफेक्ट की फंक्शनैलिटी होती है कि वो खुद ब खुद भी कॉल होता है, पता है ना, वन टाइम कॉल होता है। तो उसकी वजह से मैंने उस चीज को ब्लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे शुड साइन अप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, आपको एक फर्क दिखाता हूँ। ठीक है, सही हो गया, करो रिफ्रेश, देख लो खुद ब खुद कॉल हो गया, क्योंकि वन टाइम कॉल होता है। इस वन टाइम के कॉलिंग से बचाने के लिए मैंने क्या इंप्लीमेंट किया, एक फ्लैग वेरिएबल। इज दिस क्लियर? यस सर। इस तरह पहले यूज करते थे, क्या पहले भी एक बार यूज किया था। हाँ, पहले भी हमने एक दफा यूज किया था फ्लैग वेरिएबल को ट्रू फॉल्स करके हम लॉगिन करवा रहे थे, याद होगा आप लोगों को। सही, बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। सही है, तो वही प्योर जावास्क्रिप्ट की जो लॉजिक थी ना पिछली वाली, वही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है कि मेरा फ्लैग जब जब फॉल्स रहेगा, सही है, जब जितनी बार भी आपका फंक्शन कॉल हो जाए अगर वो फॉल्स है
तो ये कॉल होने नहीं देगा। इज दिस क्लियर? कोई मसला किसी को यहाँ तक की कोड में? अच्छा, अब मैं देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, हिट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं हम और एरर देखते हैं। साइन अप अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉग टैग इज नॉट अ वैलिड जेसन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने ये आ रहा है एरर किधर, अब इस एरर को चेक करने के लिए ना कंसोल में तो चलो ये लॉग हो रहा है, मुझे रिस्पांस भी दिख रहा है, पेज यूआरएल टॉपिक बॉडी, बट एक लेमैन के लिए इस कंसोल से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। एपीआई हिट हो गई है, लेकिन एक लेमैन की बात करूं, मैं आपको समझ रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, सही है, मैं आपकी जगह पे खुद को कंसीडर कर रहा हूं, तो एक आम बंदे के लिए इस जगह से समझना मुश्किल है। बेहतर तरीका होता है जब भी आप यूआरएल हिट करो तो आप चले जाओ इस नेटवर्क टैब पे, किस पे, अब आपने देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड क्या आ रहा है, अब आपने देखना है कि भाई क्या मेरे हेडर्स वगैरह ठीक पास में नॉट मॉडिफाइड का एरर आ रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो इसको यूआरएल मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा, देख रहे हो, देखा आप लोगों ने। अब हम चलते जरा देखते हैं यार ये एरर होगा कहाँ पे। हमें पता है कि ये एरर होगा आपके यहाँ पे एपीआई साइन अप के ऊपर। अब ये एपीआई साइन अप हमारा कहाँ पे कॉल हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो डेटाबेस भी मैंने कॉल करके चलाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए टाइम की थोड़ी बचत करा सके। ये वही कोड है, मैंने इस कोड में कोई भी नया कोड नहीं लिखा है, ये वही कोड है, ऑल टॉपिक में मैं गया हूँ, उसमें मेरा साइन अप का कोड लिखा हुआ था, बस उसी के सर्वर को चला दिया है। बस इसमें जो चेंज किया है मैंने वो ये चेंज किया है कि आपके पास जो .env की फाइल थी इसका जो पासवर्ड था वो चेंज कर दिया है। इज दिस ओके? अच्छा, अब मैं देखता हूँ अपने राउट को, राउट पे है क्या साइन अप। सबसे पहले तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है SIGNUP, ऐसे ही, हाँ, एस वहां पे मैंने कैपिटल रखा हुआ है, देख लो फर्क। अच्छा, अब मैं आता हूँ, वापस जाता हूँ अपने इस वाले कोड को भी भूल लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, ये हो गया चेंज। अच्छा, उसके बाद आते हैं अपने राउट के अंदर, अब चेक करते हैं भाई ये तो ठीक हो गया। अब चलते हैं server.js के मिडलवेयर कैसे हिट हो रहा है, तो एपीआई तो बिल्कुल सही कॉल हो रहा है, सही है, तो एपीआई अपनी जगह पे है ना मौजूद, तो हमारे इस कोड में भी शायद मौजूद है। अगर मैं देखना चाहूँ इज दैट ठीक हो गया। अच्छा, अब गलत हो गया, अब सही है, सही है। अच्छा, बेस यूआरएल में देख लेता हूँ कि बेस यूआरएल किस पे चल रहा है। अच्छा, बेस यूआरएल में एक चीज मैंने फेस की अभी कोड चलाते वक्त कि ये ना बेसिकली अनडिफाइंड कर रहा था कि विड्थ, बेसिकली विड्थ तरफ वेरिएबल सेट लेता है, ठीक है, तो मैंने इसको जो है वो विड्थ के साथ, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे, सही है, रिएक्ट मतलब सीआरए अगर आप कर रहे हो ना, सीआरए की बात करो, क्रिएट रिएक्ट एंटिटी, तो वहां पे आप लिखोगे रिएक्ट बैकएंड यूआरएल, सही है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे विड्थ बैकएंड यूआरएल, ठीक है, तो ये मिलते ही रहते हैं। अच्छा, ये 5000 पे चल रहा है, आई थिंक मेरा सर्वर 3000 पे चल रहा है, एक मिस्टेक तो शायद मुझसे ये भी हो गई है, देख लेता हूँ दोबारा, हाँ सही है। अब नाउ दोबारा चेक करें। अच्छा, 5173 अनडिफाइंड लोकल होस्ट बॉडी, दोबारा चलते हैं अपने कोड के ऊपर और चेक करते हैं 5173 क्यों उठा रहा है, इसको लेना चाहिए बेसिकली क्या 3000 ना, बेस यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब ये चेक कर लेते हैं, इसको जरा हम कंसोल करवा लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, एक चीज और भी गलत हो रही है, सिर्फ ईमेल पासवर्ड मैंने रखा हुआ है, हालांकि हम वहां से क्या क्या सेंड कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, साइन अप के फंक्शन में एस कैपिटल है और राउट्स में हम शायद स्मॉल डाला। अच्छा, देख लेता हूं मैं, SIGNUP साइन अप फॉर्म यही है, ठीक है। अब इस हम चलते हैं जरा इस बटन के ऊपर। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ बेसिकली डिबगिंग फॉलो, ठीक है, अब जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे अभी जो बैठ करके मैं कर रहा हूँ ये पूरा डिबगिंग कहलाता है, क्या कहलाता है,
सही है। तो अभी इसमें एरर रिजॉल्व मैं आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप भी कोई एरर फेस करते हैं, कभी भी करें, आज करें, कल करें, कभी भी करें लाइफ में, तो इसको डिबग कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब चलते हैं हम डिबग पे वापस। अपने कोड के ऊपर अबाउट वगैरह की हमें नीड ही नहीं है। साइन अप के ऊपर हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बटन जो हम कॉल कर रहे हैं, वेयर इज दैट, यस हियर वी गो। ठीक है, हैंडल साइन अप, ये फंक्शन कॉल हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना कॉल किया हुआ साइन अप। अच्छा, ये मेरे बेसिकली यूजर नेम, यूजर ईमेल, ये सारी चीजें मैं पास कर रहा हूँ। तो यही चीजें मुझे रिट्रीव भी होनी चाहिए वहां पे। सही है, एक जो मसला नजर आ रहा है मुझे कि यहाँ पे जो मैं पास कर रहा हूँ वो मैं सेंड नहीं कर रहा इस जगह पे, देख रहे हो। तो ये मैं ले लेता हूँ, यूजर नेम सेट, यूजर ईमेल, पासवर्ड, यूजर फर्स्ट नेम। ठीक है, अच्छा यही चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसे ओके, कोई मसला? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं हम? कन्फिगरेशन हमने यहाँ पे कंसोल कराना था, वो रह गया। मैं डायरेक्ट इस कॉन्फ़िगरेशन को ही करवा लेता हूं, चेक करते हैं इसके अंदर मिल क्या क्या है। ठीक है, सही है। बेस यूआरएल एम्प्लीफाई, तो दैट इज द रियल इशू कि आपको बेस यूआरएल नहीं मिल रहा। अच्छा, अब जरा एक चीज हम हार्ड कोडेड करके देखते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग कि क्या ये इशू हम सही फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जस्ट फॉर टेस्टिंग हम ये काम करेंगे, हम बाकी बेस यूआरएल को अपने फिक्स ही करेंगे। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश, साइन अप, नेटवर्क टैब, दोबारा चलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, साइन अप 1 2 3 4 5, still undefined console.log, response, where is the headers 5173 undefined, SIGUNT. API request. सर मुझे जानना है सर मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा एक मेडिकल स्टोर हो जाएगा, खैरियत कहाँ जाना है सर? वो पट्टी दे दिए सर। अच्छा चलो एक काम ये करते हैं, हम यहीं से इसको फिक्स करेंगे। कितना टाइम है हमारे पास? नहीं, टाइम नहीं है, हमारा ही काम होगा। हाँ, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस पे जो एरर है ना वो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ कि ये साइन अप देख रहे थे, यहाँ पे ये जो कॉल हो रहा है ये स्मॉल था, ठीक है, मैंने इसको कैपिटल रखा हुआ था। तो जितने भी एरर्स है उसको रिजॉल्व करके इंशाल्लाह हम यहीं से कोड को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे मैं इसको पुश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक का काम सारे कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।